Hi everyone. If you want it, work for it. Today is 17th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोग्रेशन एक रेजिस्टेंस आता है, हम चेंज नहीं करते बट उस समय ज़रूरत है कि हम प्रोग्रेस को प्रेफर करें. Resistance will tell you anything to keep you from doing your work. Overcome it. Study full throttle. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. Uproot. Uproot का मतलब जड़ से उखाड़ना. To draw out by force or with effort. Shrouded है ढांकना, cover और envelope so as to conceal from view. Herald, अग्रदूत, an official messenger bringing news. Retribution का मतलब प्रतिदंड, punishment inflicted on someone as vengeance for a wrong or criminal act. Comity मतलब शिष्टाचार, courtesy and considerate behavior towards others. So ये आज के vocab words हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये C सेट है. C सिंपल इंटरेस्ट में 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम. प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल और सम बीइंग बोरोव्ड और लेंड. जो आपने उधार लिया है, मूल जो पैसा है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस ब्याज दर पे आपने उधार लिया है. टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए वो पैसा आपने उधार लिया है. तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100. अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड कर देते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है हर साल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर ही लगेगा. वो जो मूलधन टैक्स के कारण जो अक्रू हो रहा है उस पे नहीं, इंटरेस्ट के कारण जो अक्रू हो रहा है नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है. सो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 इज सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो अमाउंट हो जाता है. अब ये जो टी होता है, टी मतलब होता है टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने अमाउंट बोरो किया है, उधार लिया है. अब इसका भी एक होता है क्वार्टरली या फिर एनुअली या फिर सेमी एनुअली, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. अभी सिंपल होता है सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100. अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज PRT/100 है तो प्रिंसिपल तो सेम है, रेट भी सेम है, और टाइम हर एक साल का अगर फिक्स्ड टाइम हम देखें, एक फिक्स टी देखें, तो ये जो वैल्यू आएगी सिंपल इंटरेस्ट की वो कांस्टेंट आएगी हमेशा, बिकॉज P इज सेम, R इज सेम, और फॉर अ वन टाइम फ्रेम, वन रेट, वन टाइम, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. सो अगर सर्टेन अमाउंट 108 रुपए 2 साल के लिए है, 112 3 साल के लिए है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या है. अब बिकॉज वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द सेम, अगर वो एनुअल बेसिस पे हम देखें तो 2 साल में 108 है और तीसरे साल 112 हो गया, मतलब एक साल में कितने रुपए बढ़े, 4 रुपए बढ़े. सो इसका मतलब है ये 4 जो है ये पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया. अब 2 साल में 108 हो रहा है तो प्रिंसिपल रहा होगा 100, जिसमें पहले साल 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, और तीसरे साल फिर 4 ऐड हो गया, तो ये 108 हुआ, 104 और ये 112. सो 100 शुड बी द प्रिंसिपल. बस PRT/100 का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ओके, तो अब से सी सेट में मैं रोज जो वीडियो होता है उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी सी सेट में. ओके, और ये क्विज भी कंटिन्यू रहेगा. टेलीग्राम पे डेली क्विज करना है, वोकैबुलरी अपनी बेहतर करना है, सोशल मीडिया अपडेट पर भी एक नज़र रखनी है. आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ये भी 3 सवाल आपको डेली बेसिस में करना है. सो हमारा जो न्यूज़पेपर वीडियो हो रहा है डेली ब्रीफ, इट इज़ इन सच अ वे कि हम ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम को कवर कर रहे हैं. ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर, बिना किसी डे को मिस किए हमें डेली ब्रीफ को इस तरीके से अच्छे से देखना है. अब जो होमवर्क है वो करना भी ज़रूरी है. सो शॉर्ट समरी बनाइए ई व्हीकल्स पे, एंटी डिफेक्शन लॉ पे, और लाइटनिंग क्या होता है, अभी लाइटनिंग हो रहा है, बिजली गिर रही है, इसकी ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करिए, और अपने वर्क को सबमिट भी करिए. इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है, डिसिप्लिन रहता है. अभी तक हम सब ने ये समझ लिया होगा इस एग्ज़ाम में कोई हाईफाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपल चीज़ों को डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से करने की ज़रूरत होती है, और कंटिन्यूटी तभी बनेगी अगर आप चीज़ों को आसान रखोगे. अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, वो 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 1 वीक होगा, इससे ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, हमें फिर ब्रेकडाउन होने लग जाता है. सो द पॉइंट इज कीप थिंग्स सिंपल.
15 सितंबर टारगेट है। अभी इसमें जीएस 4 और ऐसे कंप्लीट हो गया है। अभी हम वर्ड हिस्ट्री चालू कर रहे हैं और ये भी बहुत अमेजिंग वे में वर्ड हिस्ट्री होगा। इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल फी। हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। इट इज़ अ नो ब्रेनर, अटेंड द क्लास। इससे जो वो फ्रिक्शन है ना, जो हमें रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस दूर होगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रियल एग्जाम अभी लिखने वाले हैं, मेंस का, प्रीलिम्स क्वालिफाइड है। आप इंटरेक्ट करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने से बेहतर या फिर स्मार्टर पीपल के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको एम्ब्रेस करो। इससे आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ओके, सो दिस इज दैट। बाकी ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है। दिस इज अगेन एन अमेजिंग कोर्स, ईयर लॉन्ग है और इसमें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं। कोर सब्जेक्ट कवर हो रहा है। तो क्लास का टाइमिंग ऐसा होता है, 11 बजे से लाइव क्लास होती है सुबह 11 AM पे। और ये जो 11 बजे की क्लास होती है सुबह 11 AM पे, ये 90 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में हम 3 यहाँ पे वर्क देख रहे हैं। पहला, बहुत सारे हमें एनिमेशंस, वीडियोस, विजुअल्स और रिपोर्ट्स एटसेट्रा भी देखना होता है, सो दैट हम करंट अफेयर्स और उससे सारी रिलेटेड चीज़ों से भी अवेयर रहें। तो ये एनिमेशंस, वीडियोस एटसेट्रा हुआ। सेकेंड, इसमें हम 11 MCQ डेली कर रहे हैं। हर क्लास में 11 MCQ कर रहे हैं GS पेपर 1 के। साथ ही साथ हम CSET के भी कॉन्सेप्ट्स और सवाल देख रहे हैं। दिस इज GS पेपर 2 के। तो प्रीलिम्स में आपको GS 1 निकालना है, GS 2 निकालना है, मतलब GS और CSET निकालना है। तो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे एक रूटीन फॉर्मेट में हो रही है। ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, आपको क्लासेस अटेंड करना चाहिए। सेकेंड, 60 मिनट्स का जो होगा वो डेली थ्योरी सेक्शन हो रहा है। सो थ्योरी सेक्शन में हम एब्सोल्यूट बिगिनर फंडामेंटल से पिक कर रहे हैं। ज्योग्राफी, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रहा है। अभी क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है। ओके, सो अटेंड द क्लासेस, आपको ये काफी बेनिफिशियल होगा। वन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज टाइम सेव नहीं हो पाता है। हम 10 जगह से चीजें देखते हैं और वो सब स्कैटर्ड होती है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वन अप्रोच को फॉलो करें। सिमिलरली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी प्रीलिम्स 1 में इंक्लूडेड है। हैव अ लुक एट दिस, ये बहुत एसेंशियल है। अब आता है सोशल मीडिया अपडेट। सो विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज पिल्लायर कोविल? बताइए क्या है? अजंता एलोरा रॉक फोर्ट है, झांसी है, या मेहरानगढ़ फोर्ट है? ये है, गेस द नेम ऑफ द ओनली ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव परमवीर चक्र। तो इंडियन एयरफोर्स के परमवीर चक्र आपको ऑफिसर को मिला है। ये है अभिमन्यु, भीम एंड अर्जुन वर द नेम्स गिवन टू द टीम्स ऑफ द इंडियन आर्मी सेंट ऑन अ मिशन टू कैप्चर टोलोलिंग टॉप ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये वर्ड इमोजी डे है। जैन जी, क्विकली बताइए इसका किस स्कीम का ये इमोजी है? सी, गेस द नेम ऑफ द स्कीम्स विद द हेल्प ऑफ इमोजीज। ये कौन सा इमोजी है, कौन सा स्कीम है, ये कौन सा स्कीम है, दिस इज विच स्कीम, और ये कौन सी स्कीम है? 4 यहाँ पे इमोजीज हैं और 4 इमोजीज की आपको स्कीम्स बताना है। ये तिरोत सिंह है, अमृत महोत्सव है, रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। आप रिनाउंड फियर्स लीडर्स में रहे हैं, जिनको जाना जाता है स्ट्रैटेजी, ब्रेवरी एंड कंट्रोल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन खासी रीजन। आप अरुणा आसफ अली जी हैं, आजादी की लड़ाई की एक वीर सेनानी जिन्होंने नमक सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1942 में मुंबई के टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोकप्रिय हुए। ये है थेवा आर्ट वर्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है 2014। थेवा आर्ट वर्क राजस्थान का होता है। ये फ्यूजन है यूटिलिटी और ज्वेलरी का, यूटिलिटी एंड ज्वेलरी। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक्चरस्क GI टैग्ड प्रोडक्ट को? और ये है राजस्थान से। क्या ये ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर है, ये टेराकोटा आर्ट ऑफ जयपुर है, चाइनीज पॉटरी है, या पोर्सलिन का पॉटरी है ये? देन इसके अलावा ये है भोगाली बिहू। तो असम के इस विश्व प्रसिद्ध पर्व को प्रकृति, संस्कृति और सभ्यता के गहरे अंतर संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में लोग भेला घोर नाम की एक अस्थायी संरचना के साथ दावत करते हैं। इस दौरान कई प्रकार के नृत्य, संगीत और खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस GI टैग्ड ट्राइबल क्राफ्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये दिस बनारस मेटल क्राफ्ट है, या बिद्री वेयर है, या बस्तर का ढोकरा है, या बेल मेटल है दतिया टिकमगढ़ का? आइडेंटिफाई। तो अभी ये रिसेंटली गिफ्ट किया है क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क को भी। ये 4000 साल पुराना इस टाइप का मेटल कास्टिंग का हिस्ट्री है। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, जुलाई 17th
लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, सेंटर ने बोला, तो इसलिए कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा अंडर SDRF। इसको हम डिस्कस करते हैं। वेल्थ एंड पावर, conglomerates are getting too big for comfort, some are being unduly favored by the state। इसरो ने लॉन्च किया है PSLV विद सेवरल सैटेलाइट्स। फर्स्ट जो न्यूज है इसमें NSO डेटा के बारे में एक पैनल बनाने के लिए बोला है। नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO। NSO का काम क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना, सैंपल्स कलेक्ट करना। अब प्रॉब्लम ये आती है अगर ये डेटा जंक है या फिर इरेगुलर है या फिर करेक्ट नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अगर ऐसा है तो इससे जो रिपोर्ट्स बनेगी, ऑब्जर्वेशंस होंगे, डेटा सेट बनेगा, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो अभी एक पैनल बनाने की बात है। अभी हाल ही में ऐसा एक न्यूज आया था कि एक रिपोर्ट थी NSO की, वो जंक करनी पड़ी। जंक इसलिए करनी पड़ी बिकॉज उसमें डेटा ऑथेंटिकेट नहीं था, डेटा कॉम्प्रोमाइज था, डेटा क्वालिटी इश्यूज थे उसमें। स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ने जो लेट 2019 ने बनी थी, इसने बताया कि जो डेटा NSO ने कराया, हाउस होल्ड सर्वे था और कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको जंक करना पड़ा बिकॉज ऑफ डेटा क्वालिटी इश्यूज। सो दैट इज वाई अभी एक कमेटी बनी है, सिस्टम ओवरहॉल की जरूरत है। The development comes amid sharp critique of India's statistical machinery by members of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, including Chairperson Vivek Debroy साहब। So the point is कि data authentic होना, reliable होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए NSO is very very important body। So अब गवर्नमेंट एक नया पैनल बना रही है to review all NSO data। Then this is next one, Spanish delight, see defining triumph, Carlos Alcaraz of Spain bounced back to defeat 7-time champion Novak Djokovic। तो this again ये न्यू डेवलपमेंट है। जो बिग थ्री थे, बिग थ्री मतलब रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, और अभी ये नए यंगस्टर्स भी अभी ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं। सो दिस इज अगेन रियली नाइस। India to push G20 to raise MNC tax share। G20 is about economics, so इसमें टैक्स शेयर को बढ़ाने की बात है। इंडिया पुश करेगा शेयर ऑफ टैक्सेस मल्टीनेशनल कंपनीज में, पे टू कंट्रीज वेयर दे अर्न एक्सेस प्रॉफिट। USA की कंपनी है, इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो यहाँ ज्यादा सर्वे, यहाँ उन्हें ज्यादा टैक्स देने की बात बनती है। पैनल वांट्स कूनो चीताज टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। ये जो चीता है इनमें रेडियो कॉलर लगाया गया है और ऐसा न्यूज आ रहा है कि इन रेडियो कॉलर से इंजरी हो रही है और वहां पे मैगेट्स, इन्फेक्शन, कीड़े लग रहे हैं और इसके कारण अभी एक और चीता की डेथ हो गई। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो अभी इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये रेडियो कॉलर के कारण तो डिफिकल्टी नहीं हो रही है। इससे पहले रेडियो कॉलर हमने टाइगर्स, लेपर्ड्स, इन सब में भी यूज किया है। लेट अस वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। 10,000 for each affected family, river level may fall below danger mark। Then see government to organize special camps for those who lost their documents in flood। Then ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस अगेंस्ट टाइम है। यहाँ पे मारवे क्रीक है, स्टार्टेड ड्राउनिंग एट मलाड इन मुंबई। व्हाट इज दिस क्रीक? क्रीक की ज्योग्राफी क्या आप बता सकते हो? क्रीक का मतलब क्या होता है? चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न ओवर इंडियाज ओनली एप। तो ये हुलॉक गिबॉन है, हुलॉक गिबन, और ये एप है। एप क्लोजेस्ट होता है स्पीशीज में ह्यूमन बींग से, तो ये हुलॉक गिबॉन है और इस पे इंडिया का ओनली एप है ये। अभी ये रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो कंजर्वेशन स्टेटस जो है इंडिया का, जो ओनली एप है ग्लोबल इवेंट में, गिबॉन्स हेल्ड अ वीक अगो इन चाइना। तो अभी इस पे कंजर्वेशन पे बात हुआ। ये यूनिक है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। इट इज वन ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ गिबॉन्स। तो ऐसे कुछ 12,000 इनकी पॉपुलेशन है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है, फैमिली बॉन्ड्स होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस में इनका अलार्मिंग 20 स्पीशीज हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है। गिबॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्रामेटिकली हो रही है। स्मॉल पॉपुलेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क भी है। इसकी मीटिंग अभी चाइना में हुआ और यहाँ पे बात हुआ कि हमें हुलॉक गिबन को कंजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। Singing gibbon their habitats by promoting participatory conservation policies and legislation actions। तो ओवर द डेकेड ये सारी चीजें देखने को आया है और अभी इसके कंजर्वेशन की बात चल रही है। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एजुकेशन प्लस। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल इन द माइंड। हाफ ऑफ द बैटल्स की विक्ट्री और डिफीट केवल माइंड में होता है। माइंड से आप जीत गए तो आप जीत जाओगे, माइंड से हार गए तो आप हार जाओगे। इट्स ऑल इन द माइंड।
Incorporating mindfulness practice into the curriculum will help students cultivate the skills required to become caring and committed citizen. Excellent points है यहाँ पे, बहुत अच्छा language भी है. The world is fast-paced, competitive and stressful. Unfortunately, children often face anxiety and burnout. ये children इन्हीं elders में भी होता है. They navigate the push and pull of competitive student life. Competition इतना ज़्यादा है, hyper competition हो रहा है और इसमें बचपन कहीं खो जाता है. So in the fast moving environment, the inclusion of mindfulness practices in the curriculum has the potential to make a significant impact in the current environment. तो mindfulness हमें सिखाना चाहिए. हाई रेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है, इमोशनल रेगुलेशन है, अटेंशन एंड फोकस, क्रिएटिविटी पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम बस स्टूडेंट्स को शॉर्टकट सिखा रहे हैं, हम उनको बस एग्जाम कैसे पास होना है ये सिखा रहे हैं, जबकि वो पूरा जो ड्यूरेशन में जो सारी प्रोसेसेस होती है इंक्लूडिंग सक्सेस एंड फेलियर उसको हम बाईपास कर देते हैं. ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट टाइम्स नहीं हो पाता है. कंपैशन और एम्पैथी होना भी जरूरी है. So mindfulness is very very important. Emotional skills जैसे self regulation, empathy, compassion, kindness, respect for others. At times youngsters होते हैं, they are disrespectful. See, you have talent but you do not have experience. So always be respectful to elders. Respectful होना भी बच्चों को सही शिक्षा देना जरूरी है. Incorporating mindfulness practice जैसे education, उनकी स्किल्स को बेहतर करें, कॉमिटेड सिटीजन्स बनाए, केयरिंग रहें. तो ये जो एडल्टहुड है, हम कोशिश ये करें कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो डैमेज्ड एडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो. वरना अक्सर क्या होता है, एडल्ट तो हो जाते हैं वो, बट बिकॉज इमोशनल ट्रॉमा एटसेट्रा डिफिकल्टी इतनी आती है अपब्रिंगिंग में कि वो डैमेज्ड एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्ट्रेस को हैंडल करना जरूरी है और ये मेडिसिन स्टेट्स दैट माइंडफुलनेस कैन हेल्प एडोलेसेंट बिकम मोर अवेयर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस. हम उनको रीजन कर पाएंगे. हमको नॉन जजमेंटल होना भी चाहिए. हम जजमेंटल होते हैं, प्रेजुडाइज्ड होते हैं. रेस्पॉन्ड टू देम इन अ नॉन जजमेंटल वे एंड रिड्यूस एंजाइटी. Mindfulness training can help youngsters develop soft skills to manage stressful situations. हमें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाना चाहिए, बॉडी सेंसेशन, चैलेंजिंग अपने थॉट्स इमोशंस को कैसे चैलेंज करना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाना है. तो ये इंटरनेशनल जो स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है डेडिकेटेड ग्रुप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उनकी फाइंडिंग है. हमें इम्प्रूव करना है मेंटल हेल्थ. क्लासरूम में एटमॉस्फेयर भी हेल्दी होना चाहिए. प्लस ये बुली नहीं होना चाहिए. बुली मीन्स क्या होता है, क्लासरूम में एवरीबडी इज देयर और एवरीबडी इज इन क्लासरूम टू लर्न द न्यू थिंग्स. ओके, दे आर देयर टू लर्न द न्यू थिंग्स. अब उसमें हम उनको बुलिंग करें तो इससे फिर स्टूडेंट फिर ओपन अप नहीं हो पाता. सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का भी और फेलो स्टूडेंट्स का भी कि वी शुड नॉट बी अ बुली, वी शुड नॉट अननेसेसरी मेक फन एटसेट्रा. सो द पॉइंट इज ये चीज जरूरी है. सपोर्टिव अर्ली चाइल्डहुड केयर हो, इवन हम चाइल्डहुड एंजाइटी को दूर करें, वेलबींग पे हम ज़्यादा फोकस करें. इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है. बॉडी ग्रोथ होती है, इमोशंस ग्रो होते हैं इस टाइम पे. बॉडी होल बॉडी स्कैन, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड भी हमें आना चाहिए. एट टाइम्स वी आर ऑलवेज अनहैप्पी. देयर आर फ्यू नॉट ओके थिंग्स इन लाइफ बट देयर आर सो मेनी ओके इवन द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ. और वो जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हम बिटर हो जाते हैं. जैसे आई सी बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन उनका बिहेवियर चेंज हो गया. अब उनको लाइफ बहुत ब्लीक लग रहा है, बिटर लग रहा है और दे आर ऑलवेज लाइक ग्रम्पी मूड में है. दिस इज नॉट गुड. दिस इज यू आर डूइंग सेल्फ हार्म. यू आर डूइंग सेल्फ हार्म. You are doing self harm to yourself and your near ones and dear ones and your family. So don't indulge in such type of self destruction habits. So this is their happiness oriented होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, healthy behavior रहे. Happy people are more successful. Emphatic हो, healthy रहना चाहिए. Okay, exercise करना जरूरी है. Be exercise, sports लो, आप physically body active रहो. Okay, तो these all things are important. Plus peer learning भी होना चाहिए. हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बट हम आइसोलेशन में रहते हैं. हमको लगता है कि हमें बस किताबें पता चल गई, टॉपर से स्ट्रैटेजी पता चल गई, यूट्यूब में 2-4 आइडियाज पता चल गए, अब हम खुद से सारी चीज़ें पढ़ लेंगे. 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कोई एक्सेप्शंस होंगे बट 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं. वो नहीं कर पाते हैं बट उनमें इतना रेजिस्टेंस होता है, दे विल नॉट गो एंड आस्क फॉर हेल्प. वो उनको ईगो आ जाता है, दे विल नॉट गो एंड आस्क फॉर हेल्प. तो इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए. डोंट टेक योर सेल्फ इतना सीरियसली मत लो. ओके, तो द पॉइंट इज कि हेल्प लेना चाहिए, ग्रुप में आना चाहिए, पीयर में आना चाहिए और ईगो को साइड में रख के आना चाहिए, है ना. ग्लास फुल एटीट्यूड इज नॉट गुड.
तो द पॉइंट इज कि इट इज़ देयर, आप हॉबी स्पोर्ट्स क्लब में और आगे बढ़ाओ, पॉजिटिव वैल्यूज से आगे बढ़ो। कई बार हम रिवेंजफुल राइज होने लग जाते हैं, हमें यूपीएससी निकालना है बिकॉज हमें इधर रिवेंज लेना है, इसको ये बात प्रूफ करनी है, अपना वैलिड पॉइंट यहाँ पे दिखाना है, दुनिया को ये दिखाना है, दिस एंड दैट, दीज ऑल आर वेरी शैलो टॉक्स। इससे आपको ड्रिवन नहीं होना चाहिए। ओके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करें, इमोशनल आप इंटेलिजेंस को करें, प्रोजेक्ट में वर्क करें, पार्टिसिपेट करें। आपको वर्क में भी जाओगे तो अकेले थोड़ी काम करोगे, सिविल सर्विसेज में पूरा एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पूरा गवर्नमेंट मशीनरी होगी। अगर आपको टीम में वर्क करना नहीं आता है तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस है, एंगर है, सो यू शुड आस्क फॉर हेल्प। तो चैनलाइज करना ज़रूरी है ताकि फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, मूड अच्छा होता है, मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये चीज़ भी सिखाएं, वरना पता है अगर ये चीज़ नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर एग्जाम परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। तो वी शुड लर्न कि कैसे पढ़ना है। इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। माइंड अगर करेक्ट हो जाए ना, आई एम टेलिंग यू, ये सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सारी चीज़ें सबको पता है, इसमें कोई सीक्रेट भी नहीं है। हमें बस एक यही चीज़ चाहिए होती है कि हमें गाइडेंस मिले, माइंडफुलनेस हो और एक डिसिप्लिन आ जाए कि रोज रूटीन में हम कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम में है, चीज़ें अपने आप सही हो जाती है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू रेप्लिकेट इन अवर क्लासेस। ये है स्पीशीज शेड्स फॉरेन टैग टू एम्ब्रेस इंडियन आइडेंटिटी। तो ये फॉरेन स्पीशीज थी, इसको इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं। पर ये स्पीशीज जब बहुत टाइम तक एक नए एनवायरनमेंट में रहती है तो वो वहीं के हिसाब से इवॉल्व हो जाती है और फिर उसको हम लाइक फॉरेन टैग, अब इसका शेड हो गया है और ये अब लोकल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। समथिंग स्पेशल, इंडियाज रिलेशनशिप विद फ्रांस इज यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल। दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टॉप एजेंडा था अभी प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई। 2 दिन की विजिट थी फ्रांस में, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ विजिट हुआ और बहुत सारे अग्रीमेंट साइन हुए। ये जो विजिट था ये कुछ ही टाइम पहले, बिकॉज अभी मैक्रो इंडिया भी आने वाले हैं फॉर G20 समिट, तो इट इज़ लाइक कि एक प्रिकर्सर है। अभी G20 समिट में भी अगर लाइक 1-to-1 मीटिंग होता है साइड ऑफ दिस G20 मीटिंग में, तो और फर्दर इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड था, इंडियन ट्राई सर्विस ने पार्टिसिपेट किया। दिस इज द सेकेंड टाइम जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 2009 में गए थे। तो स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाया इंडिया फ्रांस का अगले 25 साल के लिए 2047। हम डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन ट्रांजिशन पे वर्क करेंगे। एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज भी बढ़ाएंगे। दूसरा, हम इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेट करेंगे, मिलिट्री और नेवल एक्सचेंज होगा, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड होगा टू हेल्प कंट्रीज इन द रीजन। इंडो पैसिफिक, अगेन इट इज नॉट एशिया पैसिफिक, इट इज इंडो पैसिफिक। इसके अलावा इन प्रिंसिपल, क्या बता सकते हो इन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल है 26 राफेल जेट लेने हैं फॉर इंडियन नेवी, 3 स्कॉर्पियन लेनी है, सबमरीन्स लेनी है। 2008 का जो प्रोजेक्ट 75 अग्रीमेंट है उसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड साफरान हेलीकॉप्टर इंजन भी बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पिक्चर में अगर हम देखें तो जो इंडिया और फ्रांस का रिलेशन है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। फ्रांस हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। इवन जब 1998 में न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा, फ्रांस ने तब भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया था। सो दिस इज देयर। फ्रांस के साथ डिफेंस रिलेशंस भी हमारे अच्छे रहे। अब 1974-98 में भी जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे न्यूक्लियर टेस्ट में, तब भी फ्रांस ने हमें हेल्प किया था। इवन तारापुर रिएक्टर में यूरेनियम सप्लाई भी किया था। तो दिस इज अगेन थिंग कि फ्रांस का जो एटीट्यूड है वो फ्रेंडली एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया। अब फ्रांस में भी अभी वायलेंस है, राइट्स टाइप सिचुएशन हो रहा है। इन दिस एंड मेनी अदर वेज देयर रिलेशनशिप हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेजर पार्टनरशिप दैट इंडिया हैज बिल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो है सिंबॉलिज्म भी है, सब्सटेंस भी है फ्रांस के साथ रिलेशंस में। फ्लड फ्यूड है, स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट फ्लड। बड़ी ऑसम एक्सरसाइज हुआ था संडे को, जिसमें हमने एवरी वन ऑफ यू आपने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स रखे, डिस्कशन हुआ हमारा अर्बन फ्लडिंग में। ये एक्सरसाइज हमारी संडे को होती है। यू शुड अटेंड दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे अभी एजुकेशन में हमने आर्टिकल देखा ना, वी ट्राई टू रेप्लिकेट की ऑनलाइन भी हम ऑफलाइन का सेम जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्लूड कर पाए। तो डिवास्टेटिंग फ्लड है नॉर्थ इंडिया में,
और फिर अगर अगेन बात हो जाती है क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का लकूना है और सिटीज हमारी बहुत एक्सपोज हो जाती है। हमें लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप्स जो हो रहे हैं, पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जो थ्रेट्स हो रहे हैं, ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाता है। रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ और दिल्ली और इवन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जलमग्न हो गए। एक्सेसिव रेन हुआ और इससे यमुना का फ्लड जो पानी है वो ऊपर आया, वाटर लेवल रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक डूबने की कगार पे आ गए। सो दिस इज द थिंग। अब जरूरी है कि हम यमुना फ्लड प्लेन को, बिकॉज डिजास्टर में प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट होता है, तो ड्यूरिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, अभी हमें ड्यूरिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, अब हमें पोस्ट डिजास्टर पे वर्क करने की जरूरत है। डिसिल्टेशन करें ड्रेन्स को, बिकॉज फ्लड्स कब आता है, जब इनकमिंग इज ग्रेटर देन आउटगोइंग, वाटर एग्जिट नहीं हो पा रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है। कॉन्क्रीटाइजेशन को अवॉइड करें, बिकॉज इससे सीपेज जो जमीन में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन, और फ्लड बढ़ता है। स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जब भी एक्स्ट्रा इस टाइप का स्पेल आ रहा है, बिकॉज वार्मिंग ट्रेंड है, आर्कटिक का क्लाइमेट चेंज है, अरेबियन सी गर्म हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर, तो फ्लडिंग फ्यूचर में बड़ी कॉमन होने वाली है। और बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे पॉपुलेशन है और अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एनसीटी में भी यहाँ पे बात है पॉल्यूशन को टेकल करना। दिल्ली में ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है एनवायरमेंटल रिलेटेड, अर्थक्वेक के लिए भी प्रोन है, अभी ये फ्लड भी आ रहा है, सो वी नीड टू डू बेटर। इंडियाज कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। प्राइमरली यहाँ पे बात है कि कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होते हैं, एक ग्रुप है, वो ग्रुप बहुत सारे वेंचर्स हैं, बहुत सारे एरियाज में इन्वॉल्व है, जैसे वी कैन से टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, या फिर अदानी एटसेट्रा, दे आर लाइक कॉन्ग्लोमरेट्स। जब कॉन्ग्लोमरेट्स इतने ह्यूज हो जाते हैं, ह्यूज हो जाते हैं कि वो सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर एवरीवेयर है, द पॉइंट इज एट टाइम्स वहाँ पे बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और लॉज एंड रेगुलेशंस भी वहाँ पे फेयर, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी होता है। बिकॉज इट एट टाइम्स इनका रेवेन्यू मॉडल और प्रेजेंस इतना हो जाता है, जैसे बैंक्स हम देखते हैं टू बिग टू फेल, तो सिमिलरली ये इंडिया के जो कॉन्ग्लोमरेट है आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बाकी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव और रियलिटी चेक। सी, यूक्रेन का भी डे वन से मैं आपको बता रहा हूँ, हमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं देखनी है। वॉर में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, कोई भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, देर आर सो मेनी लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड मोर लेयर्स। सो यूक्रेन और रशिया जो क्राइसिस है, इसमें हमेशा हमने न्यूट्रल स्टांस लिया है, वो हमारा कंटिन्यू होगा। एक्चुअली ये यूक्रेन और रशिया वॉर भी नहीं है, ये जो वॉर है वो रशिया वर्सेस नेटो का वॉर है, और जो बैटल ग्राउंड है वो यूक्रेन है। तो वॉर हमने देखा है, अभी वर्ल्ड वॉर वन भी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। वॉर जो होता है ये एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस होता है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस होता है, आइडियाज होता है, प्रोपोगेंडाज होता है, थ्योरीज होती है, और जहां वॉर होती है डिस्ट्रक्शन वहां ज्यादा होता है। तो डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में। कौन से लोग ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, यूक्रेनियन आर पेइंग द प्राइस। सो दिस इज द थिंग। तो वॉर इज अगेन, इसको इकोनॉमिक एंगल से भी देखना चाहिए। तो काउंटर यूक्रेन ऑफेंसिव। और अभी ये भी बात चल रहा है कि लीडर्स जो होते हैं, क्या उनको वॉर प्रेफर करना चाहिए या पीस प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज इसमें चाहे वो रशिया के पीपल हो या फिर यूक्रेन का पीपल हो, लाइफ लॉस हो रहा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। सो क्या वॉर इज द ओनली सॉल्यूशन? लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढे, सो दैट ये जो लाइफ लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नॉट ओनली यूक्रेन बट इसके कारण पूरे वर्ल्ड को भी, इसको हम मिनिमाइज कर पाए या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर पाए। तो दिस इज अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप। आर्किटेक्चर बियॉन्ड द न्यू पार्लियामेंट, ई रिक्शा टू टू व्हीलर, शिफ्ट इन शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाना है ई व्हीकल्स पे। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रिकॉर्ड हाई है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मेडल दिल्ली जल अंडर, फॉरेन पोर्टफोलियो। एंटी डिफेक्शन हमें थोड़ा उसकी नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या लैप्स है, एंड यू शुड डू इट, द वर्ड इज योर ऑयस्टर। सी, रे ऑफ सनशाइन का मतलब होता है लाइक व्हेन यू रेफर टू समवन एज योर रे ऑफ सनशाइन, मतलब वो आपको खुश करता है। एवरीबडी अराउंड आर हैप्पी, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आप ऐसे, हमारी लाइफ में भी रे ऑफ सनशाइन है, कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो हम उसको बोलते हैं रे ऑफ सनशाइन, रे ऑफ सनशाइन। इसका फिगरेटिवली भी मीनिंग होता है कि जब बहुत डार्क हो रहा है, एटमॉस्फेयर इज नॉट गुड, वेदर इज नॉट गुड, तो उसमें रे ऑफ सनशाइन मतलब इट इज अ काइंड ऑफ होप, इट इज अ काइंड ऑफ हैप्पी टाइम। देन इट इज डिफिकल्ट टू बी अ रे ऑफ सनशाइन। देन इसके अलावा
ग्रेट सक्सेस, यंग पीपल बिगनिंग करियर है, दे आर डूइंग वेल, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, मतलब पूरा वर्ल्ड ओपन है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. यस, ओके. तो दिस इज देयर, ये इंग्लिश है. देन पंक्टिलियस का मतलब होता है बहुत मेटिकुलस है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, मार्क्ड बाय प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद डिटेल्स. ओके. देन दिस इज विमेन स्टिल माइनॉरिटी एट IITs, इसके लिए स्टेम जरूरी है. विमेन, हम कई बार स्टीरियोटाइप भी करते हैं, जैसे अभी हम CSET पढ़ रहे थे, हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स, गर्ल्स आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग, कोडिंग, साइंस एक्सेट्रा. इट इज अ स्टीरियोटाइप जो नहीं होना चाहिए. नॉट फॉर मल्टी रोल चॉपर बाय अर्ली 2024, साफरान और HAL का अभी होगा. तो अभी हम हेलीकॉप्टर इंजन एक्सेट्रा भी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रांस बनाएंगे. सब्सिडाइज टमाटो का प्राइस 80 रुपये पे पहुंच गया है. देन दिस इज लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, सेंटर ने का. तो लाइटनिंग जो होती है एक्चुअली चार्ज सेपरेशन हो जाता है, वाटर डाइलेक्ट्रिक होता है. वाटर जब ऊपर जा रहा है तो बिकॉज वाटर में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जो क्लाउड्स हैं उसमें भी, वाटर ड्रॉपलेट्स में पॉजिटिव नेगेटिव. तो एक तरफ जैसे यहाँ पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और बीच में अगर कोई कंडक्शन हो जाता है तो लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है. ये इलेक्ट्रिक करंट विद इन द क्लाउड भी हो सकता है, क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकता है, और क्लाउड टू ग्राउंड भी हो सकता है. जब ये ग्राउंड पे लाइटनिंग होती है तो वो बहुत डैमेजिंग होती है, बिकॉज इसका टेम्परेचर 1000 किलोवाट से भी ज़्यादा होता है, हीट बहुत होता है, तो इससे लाइफ लॉस होता है. तो ये लाइटनिंग को क्या नेचुरल डिजास्टर में कंसिडर किया जाए या नहीं? तो लाइटनिंग और थंडर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? थंडर क्यों होता है? बादल टकराते हैं तो थंडर होता है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड थंडर? गर्जन. ओके. तो अभी यहाँ पे ये अनाउंस किया है कि लाइटनिंग का जो डेथ भी हुआ है तो उसको नेचुरल डिजास्टर में नहीं काउंट कर रहे हैं. साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म्स, लैंडस्लिप, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड, ये सब डिजास्टर्स है अंडर द SDRF. तो एक तो NDRF है नेशनल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे SDRF. लाइटनिंग के केसेस भी फॉर पास्ट सम टाइम इंक्रीज हुए हैं. आर्मी ट्रूप्स बायलेटरल एक्सरसाइज उलन बटार में है, और ये यहाँ पे C-17 एयरक्राफ्ट से है. नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट 23. IM अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है PSLV 56 टू लिफ्ट ऑफ विद 7 सैटेलाइट्स. तो 7 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च हो रही है. ओके. सो इधर रडार है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं. देन UK फॉर्मली साइंस अप टू ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक. रशिया के पास सफिशिएंट स्टॉक पाइल है क्लस्टर बॉम्ब्स का. अब सी, वर्ल्ड में क्लस्टर बॉम्ब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने बैन कर रखा है. USA ने नहीं है, और रशिया ने भी नहीं है, यूक्रेन ने भी नहीं है. तो ये अभी ऐसे क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहे हैं. क्लस्टर बॉम्ब एट टाइम्स एक्सप्लोड नहीं होते हैं, और इससे सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत लॉस होता है. डेंजरस हीट वेव्स फेल्ट अक्रॉस ग्लोब एज अ वाइल्ड फायर रेज. इराकी PM डेमस्कस में है. शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी रिजाइन करेंगे तो एक्चुअली इनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन प्रिपरेशन में. तो लेट अस सी. पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिकली स्टेबल पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है. देन डकैट्स अटैक टेम्पल इन पाकिस्तान विद रॉकेट लॉन्चर्स. अगेन दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी. देन ऑयल टू बी पम्प्ड इनटू डिकेइंग यमन टैंकर. ये मनी वाइज है. सी, Alcaraz gets the better of a fighting Djokovic in a memorable final. Then this is sports, और यहाँ पे evolution कैसे हुआ है? तो सी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन राइज. सो अगर हम उसका इवोल्यूशनरी पैटर्न देखें कि किस तरीके से इवन बैक्टीरिया, पैथोजेंस भी इवॉल्व होते हैं, इम्यून सिस्टम को इवेड करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे. ये बिग शॉट है. रेड रॉक क्रैब है. दिस इज बे ऑफ गैलापागोस आर्किपेलागो, इक्वेडर में है. ओके. तो पैसिफिक है. पैसिफिक कैरियर वार्निंग टू द बीचेस. अल नीनो हैज ऑलरेडी बिगन, could be the most intense phenomenon in decades, and sentence of starvation and death for the black marine iguana of the archipelago. तो ये यहाँ पे है. अल नीनो आ रहा है, मतलब रेनफॉल का डिफिकल्टी इंडिया में हो सकता है. कोरल ब्लीचिंग है. सो सी, यूजुअली ये कोरल होती है, ये जूजेंथेली एल्गे होता है, और ये कलरफुल होता है, तो ये बड़ी ब्यूटीफुल होती है कोरल्स. बट अगर जूजेंथेली एल्गे डाए तो ये ब्लीच हो जाता है. तो रिकॉर्ड टेम्परेचर है और ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, तो कोरल रीफ्स आर डाइंग. ब्लीचिंग हो रहा है, जूजेंथेली एल्गे डाई हो रहा है, तो कोरल पॉलिप भी डाई होगा, बिकॉज उसको फूड मिलना बंद हो जाएगा. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल पॉलिप और जूजेंथेली में. ओके. तो जूजेंथेली प्रोवाइड अमीनो एसिड, शुगर्स एंड रिसीव मैनी मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन रिटर्न जो कोरल पॉलिप होता है
वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है कोरल। तो इस तरीके से ओशन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एसिडिक हो रहा है और जूस एंथली डाई हो रही है और इससे स्ट्रेस में है और इवेंचुअली दे विल डाई। तो जब डीकलरेशन हुआ है मतलब अभी डेथ नहीं हुआ है, अभी अभी हम रिकवर कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग के बाद भी हम उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल नोटेड डाउन, जापान का है आयरोमोट आइलैंड का, जो 2016 में ब्लीच हो गया था बट 2020 में रिकवरी भी हो रही है। नोटेड डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कोरल ब्लीचिंग। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम 11th ऑफ जुलाई का आंसर राइटिंग सबमिशंस देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसको कंटिन्यू करो बिना किसी सेकंड थॉट के, इस पे प्रोसेस पे भरोसा रखो। ये चीज आपको बहुत फायदा करेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अर्बन फ्लड, एफडीआई और सिटीजन चार्टर। तो लेट अस सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट। रफी ने आंसर लिखना स्टार्ट किया है, दिस इज सो गुड। एफडीआई के बारे में बताया, क्या कैटेगरी है, क्या टाइप्स हैं, एडवांटेजेस क्या है, एफडीआई इन इंडिया, वेरी गुड। तो देखिए स्ट्रक्चरिंग कितनी अच्छी है, इसको कंटिन्यू करें, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। अंकित, दिस इज वेरी नाइस। अर्बन फ्लडिंग इश्यूज एंड थ्रो, देखो चीजें लिखते हैं तो याद हो जाती है, और प्लस अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए लिखने में, बिकॉज हम रेगुलर जो होता है ना, हम होमवर्क एटसेट्रा, राइटिंग प्रैक्टिस एट टाइम्स हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। सिटीजन चार्टर भी बहुत अच्छे से बनाया, रिफॉर्म्स के बारे में भी सी, एक पूरा खुद का कंसाइज्ड नोट तैयार हो गया, और यही चीज मेंस में काम आती है। सुंदर, दिस इज वेरी गुड। सुंदर इज अगेन वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज वेरी गुड। अर्ली वार्निंग सिस्टम बताया, सी सारे थॉट्स को हमने बैंक किया, कंसोलिडेट किया। दीपेश, दिस इज सो नाइस। देखो कितना बढ़िया सिस्टम हो गया है, और ये रूटीन हो गया है। हमें बोला जाता है ना, एक रूटीन फॉलो करिए, फॉलो दिस रूटीन, दिस विल हेल्प यू अलॉट। एफडीआई, देन सिटीजन चार्टर, फैंटास्टिक। हरजिंदर, अगेन दिस इज रियली रियली गुड। सी, एफडीआई की डेस्टिनेशन, सारा डेटा एक जगह कंपाइल हो गया, वेरी गुड हरजिंदर। सी दिस डायग्राम, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड। सी कितना अच्छा से पूरा समराइज किया, एफडीआई क्या होता है, एफडीआई इंडिया में क्या है, वेरी नाइस, वेरी गुड। एफडीआई वेरी नाइस, बेनिफिट्स क्या होता है, गुड। अमरजीत ने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम मतलब इट इज रियली नाइस, डायग्राम होने से कॉपी अच्छी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से तैयार किया, बाढ़ के कारण प्रभाव दीर्घकालीन, गुड। सिटीजन चार्टर, नंदनी, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। वेनु ने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी नाइस। सी लिखना बहुत जरूरी है, वेरी गुड वेनु। सारे आपने यहाँ पे पॉइंटर्स बताए, दिल्ली का केस स्टडी बताया, फैंटास्टिक। मंजू, दिस इज गुड। एफडीआई, मंजू का प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत औसम है। एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी नाइस। ओके, सो इस तरीके से एवरीबडी पार्टिसिपेट। ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इसको ओवरकम करिए, ये रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। गुड शुड बी अग्रेसिव। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल करो, अवेल करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।